नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये चैप्टर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर अन्य कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहा है कॉमर्स बैकग्राउंड से, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी, लाइक चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप, सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है और परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस चैप्टर का नाम है एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा, कौन सा जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पास करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए सीधा विषय की तरफ आगे बढ़ता हूं। एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रहता है, मतलब जो लोग कॉमर्स कर रहा है सभी के लिए। आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में मिलेगा, जो एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें मिल सकता है, या फिर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कंपनी अकाउंट, ठीक है ना, उसमें मिल सकता है। तो ये चैप्टर को बिल्कुल भी आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो पूछा ही जाता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है एमालगमेशन, सब मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान दीजिएगा, मेरा एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एमालगमेशन आप लोगों ने तो सुना ही होगा। देखिए, मैं थोड़ा दूसरा तरीका से समझाने का कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी मान लीजिए दो स्कूल है, ठीक है ना, एक स्कूल में सरकारी स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, तो उसमें मान लीजिए दो सरकारी विद्यालय में एक में स्टूडेंट्स विद्यार्थी कम है लेकिन टीचर ज्यादा है, ठीक है ना, विद्यार्थी कम है टीचर ज्यादा है। और दूसरा स्कूल में मान लीजिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा है लेकिन टीचर बहुत कम है। तो सरकार ने क्या किया, मान लीजिए दोनों स्कूल को एक साथ मार्च कर दिया, मिला दिया। तो क्या हो गया, विद्यार्थी का संख्या भी दोनों एक में कम था एक में ज्यादा था, तो उसमें क्या हुआ, बैलेंस हो गया। और टीचर एक में कम था एक में ज्यादा था, उसमें टीचर भी बराबर हो गया, ठीक है ना, विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो जाएगा। तो ये देखिए मार्च हो गया, दो स्कूल मार्च हो गया, तो इसको एमालगमेशन बोला जाता है। अभी मैं अगर बिजनेस का भाषा में समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए दो कंपनी है या फिर दो मतलब बिजनेस फार्म है, तो दोनों ही एक टाइप का बिजनेस करता है, एक ही तरीके का, मतलब एक ही सामान का वो लोग सामान सेल करता है, या फिर सामान मान लीजिए उसका रिटेल बिजनेस है। मान लीजिए एक्स एक स्टोर है, वाई एक स्टोर है, ठीक है ना, एक्स कंपनी है वाई कंपनी है, दोनों ही मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता है, कपड़ा का। तो क्या किया, दोनों का ही बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक है ना, दोनों का ही बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों दोस्त है। तो आपस में दोनों ने बातचीत किया और दोनों ने बोला कि चलो हम लोग अपना अपना जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसको बंद कर देता है और दोनों साथ मिलकर बिजनेस करता है। तो एक्स और वाई दोनों बंद हो गया, बंद होके एक नया बिजनेस शुरू हुआ, एक्स वाई कंपनी बोल के, ठीक है, ये एमालगमेशन हो गया, दोनों एक साथ जुड़ गया। तो जुड़ने से फायदा क्या होता है, देखिए दोनों का कैपिटल आ गया, कैपिटल का अमाउंट थोड़ा बड़ा हो गया, दोनों का ही गुडविल है मार्केट में, गुडविल का भी दोनों को ही लाभ मिलेगा, दोनों एक मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो इसको कहा जाता है एमालगमेशन। एमालगमेशन मतलब दो या तीन कंपनी या उससे ज्यादा कंपनी एक साथ जुड़ जाता है। तब पुराना कंपनी तो बंद हो गया। अभी यहां पे देखिए शब्द कुछ आएगा, अभी देखिए इसमें क्या होता है, जो बंद हो गया कंपनी, एक्स कंपनी था वाई कंपनी था, ये दोनों बंद हो गया, इसको कहा जाएगा ट्रांसफरर कंपनी। क्या है दोस्तों, ट्रांसफरर, शब्द में ध्यान दीजिए। पुराना कंपनी को बोला जाता है ट्रांसफरर, नया कंपनी क्या होगा, एक्स वाई, इसको कहा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी, ठीक है, याद रखिए। तो देखिए इसमें हो गया, ये हो गया एमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब एक छोटा कंपनी को बड़ा कंपनी ने एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब निगल जाना, ठीक है ना,
यहां पर तो निगल जाना नहीं होगा, यहां पर तो कोई किसी को खाएगा नहीं, निगलेगा नहीं। तो यहां पर क्या होता है, एक छोटा कंपनी को बड़ा कंपनी खरीद लेता है, ठीक है। तो खरीद लेने से तो पुराना कंपनी को खरीद लिया तो पुराना कंपनी बंद हो गया, उसको ट्रांसफर बोला जाएगा, और जो कंपनी खरीदेगा उसको बोला जाएगा ट्रांसफरी कंपनी। अभी देखिए इसमें एक बात आता है, अभी जो मैं अगर एब्जॉर्प्शन की बात बोलूं या फिर एमालगमेशन, दोनों में क्या होता है, पुराना कंपनी बंद होगा, ठीक है ना। मान लीजिए एब्जॉर्प्शन का बात बोलता हूं, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को खरीदा, क्या ऐसे खरीद लेगा? ऐसे तो नहीं खरीद सकता है, कुछ देना होगा, पैसा देना होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज आप सामान खरीदने जाएंगे तब भी तो पैसा लगेगा ना। तो कंपनी को खरीद रहा है, तो कंपनी को खरीदने से उसको, जिसको खरीदा जाता है उसको परचेस कंसिडरेशन देना पड़ता है, परचेस कंसिडरेशन, ठीक है, याद रखिए परचेस कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें परचेस कंसिडरेशन में आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए परचेस कंसिडरेशन दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। तो इसका कुछ सारा मेथड्स है, मैं अभी बताने जा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए। ये तो क्लियर हो गया, जो पुराना कंपनी होगा उसको ट्रांसफरर कंपनी बोला जाएगा और नया कंपनी ट्रांसफरी, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को परचेस कंसिडरेशन देगा, मतलब पैसा दे के ही खरीदना पड़ेगा। जो कंपनी बंद हो जाएगा उसको पैसा मिलेगा, शेयर मिलेगा, कुछ मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर दे दिया गया कि एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीद रहा है 5 लाख रुपया में, ठीक है, या फिर 5 लाख रुपया का शेयर दे देगा, तो दे दिया यहां पर अमाउंट, तो इसको बोला जाता है लमसम अमाउंट पे कर दिया। अभी मान लीजिए ऐसा बोला गया, पहला हो गया लमसम, ठीक है, नंबर 1 परचेस कंसिडरेशन का पहला मेथड है लमसम। तो लमसम क्या होता है, अमाउंट आपको दे दिया गया, ठीक है ना, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। दूसरा मान लीजिए ऐसा बोला गया कि एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीदेगा, 1 लाख शेयर देगा, 1 लाख शेयर, या फिर मान लीजिए 1000 शेयर देगा। 1000 देने से मतलब 1000 बोलने से आप लोगों को समझने में ज्यादा सुविधा होगी, 1 लाख का कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो या फिर 1000 शेयर देगा 100 रुपया करके, 1000 शेयर 100 रुपया करके देगा। तो यहां पर देखिए अमाउंट कितना हो रहा है, 1000 इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो रहा है, 1 लाख, 1 लाख रुपया हो गया। 1000 इंटू 100 कितना होता है, 1 लाख। तो यहां पर देखिए अमाउंट नहीं दिया, लेकिन अमाउंट को निकालने के लिए आपको तरकीब बता दिया गया, जो टेक्निक है, अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन में मान लीजिए टेक्निक बता दिया कि 1000 शेयर देगा 100 रुपया करके, एक्स कंपनी वाई कंपनी को 1000 शेयर देगा 100 रुपया करके, तो 1 लाख रुपया आपने निकाल लिया। इसको बोला जाता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट याद रखिए, पहला वाला था लमसम, उसमें अमाउंट दिया रहता है। दूसरा वाला हो गया नेट पेमेंट मेथड, इसमें मेथड दिया रहेगा, आपको अमाउंट निकालना है। तीसरा मान लीजिए अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है और अमाउंट निकालने का कोई मेथड भी आपको क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, तो क्या इसका मतलब कंपनी पैसा नहीं देगा? देगा, तब आपको खुद निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेथड आता है नेट एसेट्स और नेट वर्थ मेथड। नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ कैसे निकालेंगे आप इसको? जो ट्रांसफरर कंपनी है, ठीक है, उसका तो शेयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटी सब कुछ ले लेगा, कौन लेगा? ट्रांसफरी कंपनी, नया कंपनी। क्या कीजिए, उसका जितना एसेट्स होगा, ठीक है ना, जितना एसेट्स है ट्रांसफरर कंपनी का, सभी एसेट को जोड़ दीजिए, लेकिन फिक्टिशियस एसेट को इग्नोर कीजिए। फिक्टिशियस एसेट डिस्काउंट ऑन शेयर, डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ खर्चा होता है अगर, ठीक है ना। फिक्टिशियस एसेट मतलब बिजनेस शुरू होने के समय अगर कोई खर्चा होता है उसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के सभी एसेट को जोड़ दीजिए, जोड़ के माइनस करना पड़ेगा थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटी। फर्स्ट पार्टी होता है शेयर कैपिटल, सेकंड पार्टी होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों को छोड़ के, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल को छोड़ के जितना लायबिलिटीज रहेगा सब थर्ड पार्टी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर हो सकता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, सब कुछ थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। सबको माइनस कर दीजिए, एसेट से लायबिलिटीज को माइनस कीजिए, जो अमाउंट आएगा वही आपका परचेस कंसिडरेशन होगा, और उस अमाउंट को आपको शेयर में देना है, पेएबल इन शेयर्स, याद रखिए इसको, ठीक है। तो 3 मेथड में, और चौथा मेथड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, उसमें शेयर का प्राइस निकालना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। तो मैंने मुख्यतः आपको 3 मेथड फॉलो करना है। पहला हो गया, अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है परचेस कंसिडरेशन का, तो वो हो गया लमसम मेथड, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए अमाउंट नहीं दिया, लेकिन अमाउंट निकालने का आपको तरकीब बता दिया, क्वेश्चन में टेक्निक दे दिया, तो उसको नेट पेमेंट मेथड बोला जाता है।
मान लीजिए क्वेश्चन में अमाउंट भी नहीं है और टेक्निक भी नहीं दिया, कैसे आप निकालेंगे? तब हो जाएगा, तब आपको खुद वहां पर टेक्निक लगाना होगा। नेट एसेट्स मेथड, उसमें क्या करना है, ट्रांसफरर कंपनी का जितना एसेट है सभी एसेट को लेना है, सिर्फ फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेना है, छोड़ देना है। उससे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है, जितना अमाउंट आएगा वो सब शेयर में पेबल होगा। ठीक है, तो ये था परचेस कंसीडरेशन का मेथड। अभी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को एमालगमेशन जो होता है या फिर एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए एक कंपनी दूसरा को खरीद रहा है, ये दोनों में दो नेचर में हो सकता है। एक होता है एमालगमेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, दो नेचर में हो सकता है। या तो इन द नेचर ऑफ मार्जर में होगा, इन द नेचर ऑफ मार्जर, इसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोला जाता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, याद रखिए, इन द नेचर ऑफ मार्जर। दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में अगर बोलेगा इन द नेचर ऑफ मार्जर में कीजिए तो मार्जर में कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसके लिए एंट्रीज है, मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा, तो एंट्री उसके मुताबिक आप लोग पास कीजिए। इन द नेचर ऑफ अगर परचेस बोला जाता है तो परचेस के मुताबिक आप लोग एंट्री पास कीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि मार्जर में होगा या फिर परचेस में होगा, तब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। मार्ज मतलब क्या, मैंने वीडियो का शुरू में ही आप लोगों को उदाहरण दिया था स्कूल का। दो स्कूल एक साथ मार्ज हो गया, तो दो या तीन कंपनी या उससे ज्यादा अगर एक साथ जुड़ जाता है, जुड़ गया, तब उसको मार्जर बोला जाता है, मार्ज हो गया, ठीक है ना, मार्जर नेचर है। एक कंपनी अगर दूसरा को खरीदता है तब वो परचेस नेचर में होगा। ये पढ़ के आपको समझना होगा, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके मुताबिक आप लोग एंट्री पास कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये था थियोरेटिकल एस्पेक्ट। मैं ज्यादा थियोरेटिकल एस्पेक्ट आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बोर फील करेंगे, तो मैं अभी सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी प्रिपरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी होगा। आज मैं आप लोगों को सभी जर्नल एंट्री सब कुछ दे दूंगा, आप लोग तैयारी कीजिए। उसके बाद अगला वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन में आप लोगों को क्या बनाना है, क्वेश्चन में आप लोगों को बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है ना। उस बैलेंस शीट को देख के आपको एंट्री पास करना है, एंट्री पास करना है। ट्रांसफरी का किताब में भी पूछा जा सकता है, ट्रांसफरर का किताब में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफरी का किताब में जर्नल एंट्री अलग है और ट्रांसफरर का किताब में अलग है। अभी मैंने जो नेचर का बारे में बताया था, इन द नेचर ऑफ मार्जर, इन द नेचर ऑफ परचेस, ये हमेशा ट्रांसफरी का किताब में होगा। ट्रांसफरर का कोई नेचर से, किसी नेचर से कोई मतलब नहीं है, मार्जर में हो परचेस में हो, किसी भी नेचर से कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफरी का किताब में ही ये दो नेचर फॉलो होता है, मार्जर और परचेस। तो आज मैं अभी जो एंट्री सब दूंगा ये ट्रांसफरी का किताब में होगा, ठीक है। तो ट्रांसफरी का किताब में आपको जर्नल पूछा जा सकता है और बैलेंस शीट, जर्नल साथ में बैलेंस शीट। और ट्रांसफरर का किताब में सिर्फ जर्नल रहता है और उससे कुछ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को ट्रांसफरी का किताब में क्या क्या जर्नल होता है, मार्जिन नेचर में और परचेस नेचर में, ये सब दे दूंगा। आप लोग इसका तैयारी कीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए जर्नल एंट्रीज। उसके बाद अगला वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं जर्नल एंट्रीज देने जा रहा हूं, आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो मैं कैमरा को आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये देखिए इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी का किताब में क्या क्या जर्नल होता है, तो ये इन द नेचर ऑफ मार्जर है, ठीक है ना, मार्जर या फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें देखिए क्या क्या एंट्री होगा। पहला, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट, मतलब लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस कौन खरीदेगा, ट्रांसफरी कंपनी, तो पहले परचेस कंसीडरेशन ड्यू होगा, ठीक है। दूसरा एंट्री आता है जितना एसेट है या फिर जितना लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, याद रखिए ये सन्डी लायबिलिटीज थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। सभी एसेट और लायबिलिटीज कौन लेगा, ट्रांसफरी कंपनी, और उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। ये बिजनेस परचेस मतलब परचेस कंसीडरेशन का अमाउंट, ठीक है ना। तो सन्डी एसेट में सभी एसेट लीजिए, लेकिन फिक्टिशियस एसेट को मत लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और सन्डी लायबिलिटीज में सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आएगा। तो ये देखिए, ये जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये मार्जिन नेचर में, ध्यान रखिए मार्जिन नेचर में सभी एसेट लिख लीजिए, नाम रहेगा, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सब नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज का भी नाम लिखिए, बिजनेस परचेस लिख दीजिए कितना अमाउंट है। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है तो क्रेडिट में रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व जो भी क्वेश्चन में रहेगा
मतलब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है या फिर दूसरा रिजर्व है तो उस रिजर्व में आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए। डेबिट अगर ज्यादा है तो क्रेडिट में रिजर्व आएगा, क्रेडिट अगर ज्यादा है तो डेबिट में रिजर्व आएगा। ठीक है, दूसरा एंट्री कंप्लीट। 3 नंबर आपको क्या करना है, लिक्विडेटर जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको पैसा देना है। अगर कैश पैसा देगा तो टू बैंक लिख दीजिए, शेयर देगा तो शेयर कैपिटल, और प्रीमियम अगर रहता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दीजिए। ठीक है, और चौथा एंट्री जो है ये लिक्विडेशन एक्सपेंस, मतलब बिजनेस तो बंद हो रहा है ना पुराना कंपनी का, तो उसके लिए कोई खर्चा भी हो सकता है, तो ये ट्रांसफर ही कंपनी अगर उस खर्चा को उठाएगा, उस खर्चा का वहन करेगा, तो मार्जिन नेचर में एंट्री होता है जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व लिखिए, नहीं तो सरप्लस अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू बैंक। ठीक है, तो ये मार्जिन नेचर में 4 एंट्री है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। मार्जिन नेचर में 4 एंट्री। ठीक है, थोड़ा मैं कैमरा को नीचे कर, हाँ, ये मार्जिन नेचर का 4 एंट्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी है, हो गया। अभी मैं परचेस नेचर में आ रहा हूं। देखिए परचेस नेचर में भी एंट्री सेम ही है, पहला एंट्री सेम है, बिजनेस परचेस डेबिट टू लिक्विडेटर। ठीक है, परचेस नेचर। उसके बाद एसेट लायबिलिटी, ये सब कुछ होगा, लेकिन अंतर कहां में है देखिए। मार्जिन नेचर में डिफरेंस जाता है रिजर्व में। ठीक है ना, डेबिट ज्यादा होने से क्रेडिट में रिजर्व आएगा, क्रेडिट ज्यादा होने से डेबिट में रिजर्व आएगा। लेकिन परचेस नेचर में क्या होगा, डेबिट अगर ज्यादा होता है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आएगा, बैलेंसिंग फिगर, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है। तो डेबिट अगर ज्यादा होता है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आएगा, और क्रेडिट अगर ज्यादा होता है तो डेबिट में गुडविल आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये देखिए बीएफ। ठीक है ना, उसके बाद लिक्विडेटर को पैसा देना है, ये जैसा एंट्री था वैसा ही है, लिक्विडेटर को पैसा देना है। ठीक है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी एंट्रीज है, ये परचेस नेचर का है, ये 3 एंट्री पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा एंट्री देखिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आता है। क्वेश्चन में अगर बोलता है कि ट्रांसफर कंपनी का कोई भी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व अगर मेंटेन करेगा, बोलेगा ये मेंटेन करना हमेशा परचेस नेचर में ही होता है। हमेशा याद रखिए, ट्रांसफरर कंपनी का कोई भी रिजर्व अगर ट्रांसफर कंपनी मेंटेन करता है तो वो परचेस नेचर में ही मेंटेन करेगा, मार्जिन नेचर में कभी मेंटेन नहीं करता है। अगर मेंटेन करेगा बोलेगा तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व लिख के रखा है, तो कोई भी रिजर्व रहेगा तो उस रिजर्व का नाम दे दीजिए आप लोग। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और लिक्विडेशन एक्सपेंस का देखिए, उसमें मार्जिन नेचर में क्या था, रिजर्व अकाउंट जनरल रिजर्व और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर अंतर है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस इतना ही है एंट्री। ठीक है, तो दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ऊपर से नहीं लेना है, आप मैं कैमरा को बोलूंगा सामने करने के लिए। हाँ, ये है मार्जिन नेचर का। ठीक है, मार्जिन नेचर का ये चारों एंट्री का आप लोग ट्रांसफर का किताब का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। ये परचेस नेचर का है, 3 एंट्री पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 एंट्री आखिर में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में बताया आप लोगों को, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या एंट्रीज का जरूरत पड़ेगा ट्रांसफर का किताब में, ये सब मैंने आप लोगों को दे दिया है। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी था, क्योंकि आज मुझे लगा कि पहला क्लास थियोरिटिकल होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आज कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखाया है। जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो तैयारी का आवश्यकता है वो सब तैयारी आप लोग कर लीजिए। मैंने जर्नल एंट्रीज दे दिया है, आप लोग इसको याद कीजिए। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफर का किताब में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज भी रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।